राज्य भर में आयोजित किए जाने वाले पल्ले पटना प्रगति कार्यक्रम पर राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस माह की 18 तारीख को समीक्षा करेंगे। यह प्रगति भवन में प्रातः 11 बजे एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न होगी। इस संदर्भ में राज्य के मंत्री, जिला परिषद चेयरमैन, राज्य स्तर के अधिकारी, सभी जिलों के जिला कलेक्टर, स्थानीय निकायों के अतिरिक्त जिलाधीश, सभी जिलों के डीपीओ, वन विभाग के अधिकारी, नगर निगमों के महापौर, आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। इस माह की 20 तारीख से राज्य भर में 5वें चरण का पल्ले प्रगति पटना प्रगति कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के संचालन पर इसी बैठक में मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। अब तक अमल किए गए इन कार्यक्रमों की प्रगति की गति एवं उसके विकास पर समीक्षा करने के साथ साथ भविष्य की कार्य योजना पर भी केसीआर अधिकारियों तथा नेताओं को दिशा निर्देश देंगे। तेलुगु फिल्मों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तेलुगु फिल्में एक छोटे समय के लिए मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले के समय में तैयार किए जाने वाली फिल्में हृदय को छू जाते थे। निर्देशक राघवेंद्र राव द्वारा पहली बार रचित नेनु सिनेमाकु रासकुन्ना प्रेमा लेखा नामक पुस्तक का लोकार्पण करते हुए न्यायमूर्ति एनवी रमना ने यह टिप्पणी की। हैदराबाद के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में कई अग्र निर्देशकों, निर्माताओं के समक्ष इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरमैन सुधा मूर्ति राघवेंद्र द्वारा रचित पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उस पुस्तक के संबंध में फिल्मों की शैली पर एक वीडियो के रूप में एनवी रमना ने अपना संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि राघवेंद्र राव के 50 वर्षीय तेलुगु फिल्म जगत में यह पुस्तक एक आईना है। तेलुगु भाषा के विकास, तेलुगु समाज की प्रगति, तेलुगु भाषा को स्वर्णिम पथ डालने वाले राघवेंद्र राव की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा, आज तेलुगु फिल्मों को देखकर उनके सबटाइटल पढ़कर संवादों को समझने जैसी स्थिति तेलुगु फिल्मों की बन गई है। हैदराबाद नगर के लिए वर्ष 2072 तक पेयजल का संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए दूरदृष्टि के साथ योजना तैयार करने की बात राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर ने कही। उन्होंने बताया कि लगातार 7 वर्षों तक सूखे की स्थिति आने पर भी पेयजल का संकट उत्पन्न न हो, इस प्रकार सशक्त कदम उठाए जा रहे हैं। हैदराबाद के अतराफ चारों ओर पेयजल पाइपलाइन बिछाई जा रही है। भविष्य में हैदराबाद शहर 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र में विस्तारित होने पर भी यह पेयजल की तकलीफ उत्पन्न न हो, इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री केटीआर ने बताया कि आउटर रिंग रोड के भीतर तथा उसके बाहर स्थित क्षेत्रों को भी पेयजल उपलब्ध हो, ऐसा प्लान बनाया गया है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद शहर के पेयजल जरूरतों के नियमित नलगोंडा जिला नागार्जुन सागर के पास सुनकिशाला इंटेक वेल निर्माण कार्यों का मंत्री केटीआर ने शिलान्यास किया। మంచినీటి విషయమే తీసుకుంటే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ ముఖ్యంగా మా పాత్రికేయ మిత్రులు దయచేసి ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా ప్రజలకి అందజేయాలనుకున్న విజ్ఞప్తి. ప్రస్తుత హైదరాబాద్ నీటి అవసరాలు 2022 సంవత్సరంలో 37 టీఎంసీలు. అదే మనం 2072 వరకు అంటే రాబోయే 50 ఏళ్ల వరకు ఆలోచిస్తే ఇది పెరిగి మరొక 40 దాదాపు మరొక 33-34 టీఎంసీల అవసరం మనకు ఉంటుంది. 70.97 అంటే దాదాపు 71 టీఎంసీల నీళ్లు భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ విస్తృతి, హైదరాబాద్ విస్తరణ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే 2072 సంవత్సరం నాటికి మనకు ఒక 71 టీఎంసీల దాకా అవసరం పడుతుందనేది మా అంచనా. 2035 నాటికి 47.76 టీఎంసీలు, 2050 నాటికి 58.98 టీఎంసీలు, 2065 నాటికి 67.71 టీఎంసీలు, 2072 నాటికి అంటే సరిగ్గా 50 ఏళ్ల తర్వాత 70.97 అంటే దాదాపు 71 టీఎంసీల నీటి అవసరం ఉంటుంది హైదరాబాద్కి తాగునీటి అవసరాల కోసం అనేది మా యొక్క అంచనా. సరే 50 ఏళ్ల తర్వాత ఎవరు ఉంటారు, ఎవరు పోతారు, మేము ఉంటామా మీరుంటారా అంటే చెప్పలేం. కానీ నగరం ఉంటుంది, పిల్లలు ఉంటారు, మన పిల్లలందరూ ఉంటారు, లేదా వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు. నగరం యొక్క
భవిష్యత్తు ఉంటుంది, ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తున్న నగరం. అట్లాంటి ఈ నగరాన్ని కాపాడుకోవాలి అనే ఒక ముందు చూపుతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం సుంకిశాలలో 1450 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో బ్రహ్మాండమైన మరి కేవలం తాగునీటి అవసరాలే కాదు, ఇండస్ట్రియల్ కన్జంప్షన్ కోసం కూడా అవసరమైతే, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ చుట్టూ, మేడ్చల్ చుట్టూ, రంగారెడ్డి చుట్టూ, నల్లగొండ చుట్టూ, యాదాద్రి చుట్టూ పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు వస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఈ పరిశ్రమల అవసరం, ఎందుకంటే మన పిల్లలకు ఉపాధి కల్పించే కల్పతరువు పరిశ్రమ, ఆ పరిశ్రమల అవసరాలు, హైదరాబాద్ ప్రజల అవసరాలు, ఇందాక పెద్దలు మంత్రివర్యులు చెప్పినట్టు రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు కూడా ఏర్పడ్డ తర్వాత నగరం విస్తరిస్తున్న వైనం చూస్తుంటే దాదాపు ఒక 100 కిలోమీటర్ల మేర హైదరాబాద్ విస్తరించే అవకాశం కనబడుతున్నది. మరి ఆ 100 కిలోమీటర్ల మేర హైదరాబాద్ విస్తరించినప్పుడు కోట్లాది మంది ప్రజల అవసరాలు ఏవైతే మనకున్నాయో వాటన్నిటిని గమనంలో తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి 1450 కోట్ల రూపాయలతో పంపులు, మోటార్లు, అదనంగా ఒక 16.5 టీఎంసీలు ప్రస్తుతం లిఫ్ట్ చేయడానికి ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी तथा टीआरएस नेताओं के बीच वार एक रेंज पर चल रहा है। यह दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर सवाल उठाते हुए एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर आने के समय में मंत्री केटीआर ने उन पर कई प्रश्नों के अस्त्र साधे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के प्रति केंद्र सरकार विवक्षता का प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने अमित शाह पर 27 प्रश्न साधे, जिसमें से उन्होंने बताया कि काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री निर्मित करने की टीआरएस ने आग्रह किया तो उसे भारतीय जनता पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया। गुजरात में मात्र 20 करोड़ की लागत से रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित करना यह सही नहीं है, कहकर मंत्री केटीआर ने अपने सवाल दागे। उन्होंने कहा कि राज्य को कानूनी ढंग से दिए गए आश्वासनों को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण नहीं की है, लेकिन गुजरात को जो आश्वासन नहीं दिए गए उन्हें भी अमल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार के शासनकाल में तेलंगाना में एक भी केंद्रीय शिक्षण संस्था हुई स्थापित की गई है। कहते हुए केटीआर ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। टीआरएस पार्टी की एमएलसी कविता ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल करते हुए कहा कि 3000 करोड़ से अधिक वित्त आयोग के ग्रांट की बकाया राशियों का भुगतान कब किया जाएगा। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि तेलंगाना के प्रति केंद्र सरकार पक्षपाती व्यवहार कर रही है। यह बात उन्होंने अपने ट्विटर में कही। एमएलसी कविता ने पूछा कि गत 8 वर्षों में तेलंगाना राज्य के लिए एक भी आईआईटी या आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, नवोदया जैसे शिक्षण संस्थाएं किन कारणों से नहीं दिए गए हैं, इस बात का खुलासा करें। कविता ने मिशन काकतीय, मिशन भागीरथ के लिए 24,000 करोड़ रुपए की निधियां राज्य को देने संबंधी नीति आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार भूल गई है। मेडचल जिला कीसरा पुलिस थाना परिधि में आउटर रिंग रोड पर आज दूध का टैंकर पलटी मार दिया। यह हादसा टैंकर चालक की लापरवाही के कारण हुआ। यह टैंकर सड़क पर बने डिवाइडर को टक्कर मारकर पलटी मारते हुए नीचे गिर पड़ा। महाराष्ट्र से उपल आ रहा दूध का टैंक आज सुबह पलटी मारकर गिर पड़ा। इस हादसे में टैंकर चालक सत्यशील को छोटे मोटे घाव हुए। इस घटना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। इस हादसे में घायल हुए टैंकर चालक को पुलिस ने उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया। छोटे बच्चों को स्वास्थ्यजनक शारीरिक व्यायाम उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत विशाल और बड़ा प्ले जोन उपलब्ध कराया गया है। हैदराबाद के हुसैन सागर झील स्थित नेकलेस रोड पर क्रेजी किड के नाम से इस प्ले जोन को स्थापित किया गया है। यहाँ छोटे बच्चों के लिए विज्ञान के साथ साथ मनोरंजन, शारीरिक व्यायाम उपलब्ध कराने जैसी व्यवस्थाएं की गई है। लगभग 50 प्रकार के खेल किड्स जोन में उपलब्ध कराने की संचालक प्रणीत ने जानकारी दी। प्रणीत ने बताया कि किड्स टीवी गैजेट्स के आदि एवं शिकार होने के इस समय में यहाँ उपलब्ध गैजेट फ्री प्ले एरिया छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस प्ले जोन को छोटे बच्चों के माता पिता ने भी काफी सराहा है। ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. క్రేజీ కిడ్జీ ఇది మా న్యూ వెంచర్ విచ్ ఈస్
5000 SFT ప్లే ఏరియా ఫర్ కిడ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి 100% గ్యాడ్జెట్ ఫ్రీ ఏరియా మాది. సో పిల్లలు ఇప్పుడు ఉన్న ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితిలో గ్యాడ్జెట్స్కి, ఫోన్స్కి, స్మార్ట్ ఫోన్, ల్యాప్టాప్స్కి ఎడిక్ట్ అయిపోయారు. సో ఇక్కడ వచ్చేస్తే గ్యాడ్జెట్స్ లేకుండా ఒక గంట 2 గంటలు హ్యాపీగా ఆడుకోవచ్చు. దే కెన్ స్వెట్ అవుట్. ఫిజికల్ యాక్టివిటీసే మా దగ్గర ఇక్కడ వచ్చేసి VR గేమ్స్ అలాంటివి ఏం లేకుండా ఓన్లీ ద ఫిజికల్ ఫిట్నెసే పిల్లలకి. సో పేరెంట్స్కి కూడా వచ్చేసి 2 hours ఇక్కడ వదిలేసి దే కెన్ రిలాక్స్ ఆర్ డూ సమ్ అదర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇక్కడికి కూడా చేసుకోవచ్చు. So our main motto is we give the physical fitness to the kids. So in today's time we don't have the playgrounds. ఇంట్లో లేదు, స్కూల్స్లో లేవు, nowhere we have the playground. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి పిల్లలు హ్యాపీగా ఆడుకొని ఫిజికల్గా వీక్లీ వన్స్ ట్వైస్ we recommend parents to bring their kids here. ఇక్కడ వదిలేస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఆడుకుంటారు, బాగుంటుందండి. ఎంట్రన్స్ ఫీ వచ్చేసి 1 hourకి 500 అండి, 2 hours-కి 600. ఇది కాకుండా రెగ్యులర్గా వచ్చే వాళ్ళకు ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, మెంబర్షిప్ ప్యాకేజెస్. 3000కి 10 ఎంట్రీస్ అని, 5000కి 20 ఎంట్రీస్, 10,000కి అరౌండ్ 40 ఎంట్రీస్, 50 ఎంట్రీస్ సారీ. సో మీకు అప్పుడు రెగ్యులర్గా వచ్చే వరకు 200 per ఎంట్రీ పడుతుంది. సో సమ్మర్ స్పెషల్గా వీఆర్ డూయింగ్ ఈవెంట్స్ ఆన్ సండేస్. ఎవ్రీ సండే వీ డూ ఏ ఈవెంట్ ఫర్ ద కిడ్స్. పెద్దవాళ్ళకి బోర్ రాకుండా తంబోలా అని చెప్పేసి మ్యూజికల్ చైర్స్ అని పెద్దవాళ్ళకి డాన్సింగ్ చేపిస్తాము. పిల్లలకు నెయిల్ ఆర్ట్, ఫేస్ ఆర్ట్, పాట్ మేకింగ్ అవన్నీ పిల్లలకు చేపిస్తాము. सप्ताह अंत में हैदराबादियों को दक्षिण मध्य रेलवे ने एक बुरी खबर दी है। दक्षिण मध्य रेलवे ने घोषणा की है कि शनिवार तथा रविवार को MMTS सेवाएं रद्द की गई है। इस नेपथ्य में कुल 34 MMTS सेवाएं रद्द की गई है। केवल 16 सर्विसों को ही चलाने की दक्षिण मध्य ने जानकारी दी है। दक्षिण मध्य रेलवे ने बताया कि रद्द किए गए रेलों की जानकारियां नगर में स्थित सभी MMTS स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। रद्द किए गए रेलों की जानकारियों को देखें तो लिंगमपल्ली हैदराबाद के मध्य 18 सर्विसों को, फलकनुमा लिंगमपल्ली के बीच 11 सर्विस को रद्द किया गया। उसी प्रकार सिकंदराबाद लिंगमपल्ली के बीच 2 सेवाओं को रद्द करने की दक्षिण मध्य रेलवे ने घोषणा की। यह ऐसा हो तो शुक्रवार के दिन भी 6 MMTS सेवाओं को आंशिक रूप से रद्द किया गया। वहीं हैदराबाद में लिंगमपल्ली के बीच चलने वाली रेलों को हफीजपेट स्टेशन तक सीमित किया गया। नगर में स्थित मलकाजगिरी पुलिस थाना परिधि के विष्णुपुरी कॉलोनी में दर्दनाक घटना घटी। यह मैत्री निवास अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में एक महिला की सड़ी गली अवस्था में शव मिला। अपनी मां के शव के साथ उनका पुत्र गत 3 दिनों से उसी अपार्टमेंट में रह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक वृद्धा का पुत्र साई कृष्णा की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। सदा मां बेटे में झगड़ा होता रहता था। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक महिला का पुत्र मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण संभवत पुत्र ने ही अपने मां की हत्या की होगी। लोगों ने बताया कि फ्लाइट में गंदी बास निकलती हुई बाहर फैलने से अपार्टमेंट वासी मलकाजगिरी पुलिस से शिकायत की। इस शिकायत पर तत्काल वहां पहुंची पुलिस ने अपार्टमेंट से महिला के शव को बरामद कर लिया। अपार्टमेंट वासियों ने बताया कि मृतक महिला का नाम विजया था। पुलिस मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम हेतु गांधी अस्पताल भेज दिया। मुशीराबाद पुलिस थाना परिधि में सड़क दुर्घटना घटी। यह एक दुपहिया वाहन चालक को कार के टक्कर मार देने से दुपहिया वाहन मुशीराबाद पुलिस थाना परिधि में सड़क दुर्घटना घटी। यह एक दुपहिया वाहन चालक को कार के टक्कर मार देने से दुपहिया वाहन चालक का पैर टूटकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में घायल व्यक्ति लगभग 1 घंटे तक घटनास्थल पर ही तड़पता हुआ पड़ा रहा, जिससे स्थानीय लोगों ने उसे देखकर पुलिस को सूचित किया। स्थानीय लोगों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उसी समय घटनास्थल पहुंची पुलिस ने उस घायल को तुरंत गांधी अस्पताल भेज दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस हादसे को लेकर मुशीराबाद पुलिस आगे की जांच कर रही है।
राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठात्मक रूप से आरंभ की गई शहरी विकास में पटना प्रगति कार्यक्रम में करीमनगर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। म्युनिसिपल इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग में तेलंगाना सरकार म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार को करीमनगर ने हासिल कर लिया है। इस अवसर पर करीमनगर के मेयर यादागिरी सुनील राव मंत्री गांगुला कमलाकर से हैदराबाद में अपने निवास स्थान पर मिले। इस पुरस्कार को हासिल करने के लिए मंत्री द्वारा किए गए सहयोग के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। इस संदर्भ में मंत्री करीमनगर पालिका तंत्र को मेयर यादगिरी सुनीता राव ने अभिनंदन करते हुए उनके सहयोग की प्रशंसा की। हैदराबाद में आज 22 कैरेट सोने के दाम बड़े पैमाने पर नीचे गिरे। लगातार दूसरे दिन भी सोने के भाव घटे। इसी प्रकार चांदी के दामों का भी बड़े पैमाने पर पतन हुआ है। इस समय हैदराबाद में 1 किलो चांदी की कीमत 58,700 रुपए हो गई है। यह ऐसा हो तो इस समय तेलुगु राज्यों में सोने के भावों पर एक बार अपनी नजर डालेंगे। हैदराबाद में 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने के दाम 46,450 हो तो वहीं 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने के दाम 50,670 रुपए है। इसी प्रकार विजयवाड़ा में 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने के दाम 46,450 रुपए हो तो वहीं 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 50,607 है। सोने के साथ साथ चांदी के दामों को भी देखा गया तो सीधे 1 किलो चांदी के दामों पर 2100 घटकर 98,700 में चांदी उपलब्ध हो रही है। कल परसों तक जगमगाती धूप बरसाने वाले सूर्य देवता अब कुछ शीतलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गत 2 दिनों से नगर में वातावरण में मेघों के साथ घिरकर आह्वानपूर्ण वातावरण में परिवर्तित हो गया है। रात के समय का तापमान घटकर लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। असनी तूफान के प्रभाव से तेलुगु राज्यों में मौसम कुछ ठंडा पड़ा है। आज आदिलाबाद में अत्यधिक 32 डिग्री, भद्राचलम में 28 डिग्री, खंबम में 24 डिग्री, मेदक जिले में 27, नलगोंडे में 24 डिग्री, निजामाबाद में 31, रामगुंडम में 30 तथा हैदराबाद में 27 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लगी। आग में मृतकों की संख्या 29 हो गई है। दिल्ली फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि शुक्रवार शाम को एक 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लग गई। 29 शवों को बरामद किए गए। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आग की इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अग्नि दुर्घटना पर गहरा शोक जताया। साथ ही घोषणा की कि घटना में जान गंवाने वालों के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिलाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आग लगने की इस घटना पर शोक जताते हुए कहा कि दिल्ली के मुंडका में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। मैं संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं। प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा है। एनडीआरएफ भी वहां शीघ्र पहुंच रही है। लोगों को वहां से निकालना व घायलों को तुरंत उपचार देना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी घटना पर ट्वीट करते हुए कहा, इस दुखद घटना के बारे में जानकर स्तंभ और आहत हूं। मैं लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हूं। हमारे बहादुर दमकल कर्मी आग पर काबू पाने और लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डीसीपी समीर शर्मा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने आग लगने वाली इमारत के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 25 गाड़ियों के साथ बचाव अभियान जारी है। मौतों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। अब तक 50 लोगों को बचाया गया है। बचाव अभियान अभी जारी है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि यह एक 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर कंपनियों को ऑफिस स्पेस मुहैया कराने के लिए किया जाता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि अभी तक 27 शव बरामद किए गए हैं और 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिल्ली डिप्टी चीफ फायर सर्विस ऑफिसर सुनील चौधरी के मुताबिक कुछ लोग आग के डर से इमारत से कूद गए। आग मुंडका मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर
544 के पास स्थित एक बिल्डिंग में हुई, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान का गोदाम है। हालांकि अभी आग के कारणों का पता नहीं चल सका। कंपनी के ओनर है, उनको अरेस्ट किया हुआ है और इसमें बाकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। बाकी जैसे बॉडी को जो बेसिकली फॉरेंसिक के लिए जो टीम आएगी फॉरेंसिक से 27 बॉडीज का हुआ है। बॉडी पार्ट जैसे होता है ना, कोई किसी के नीचे रह गया और बॉडी पार्ट वो मिल रहे हैं, एग्जैक्टली कोई बॉडी नहीं मिली है, उसको हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे बॉडी के साथ। उस पर हमने FIR दर्ज कर दी है इसमें, और इसमें हमने 2 जो कंपनी ओनर अरेस्ट कर लिए हैं। इसमें जो बिल्डिंग का मालिक है अभी फरार है, अभी मिल जाएगा, वो भी हम पकड़ लेंगे उसको। 304 308 हाँ 100 कितने लोग थे बिल्डिंग के अंदर, कितने लोग? देखिए आईडी से जो बता रहे हैं कि 80 से 100 लोग थे। 80 लोग जो है 80 जो फिगर आ रही है, प्लस 100 भी हो सकते हैं। 80 से 100 के बीच में लोग थे। एग्जैक्ट फिगर अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो अब मिसिंग लोग हैं, जैसे जो मिसिंग बता रहे हैं फैमिली वाले, वो आए हैं हमारे पास कोई 27 तक। उसको आज हम उसके बॉडी को आइडेंटिफाई करेंगे, और जो बाकी जो हमारे रेस्क्यू हैं 50 से 55 तक हमने रेस्क्यू कर लिए थे। तो परिजन जो है सारे थाने पे भी आ रहे हैं, अस्पताल में भी आ रहे हैं। उनको हमारी प्रॉपर उनको लिस्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको काउंसलिंग कर रहे हैं कि अब कैसे कैसे आगे हम कार्रवाई होगी, उनको पूरा बताया जा रहा है। जो ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, रात को 11:30 के आसपास हमारी टीम पहुंच गई थी। शुरू में यहाँ पे सर्च के कार्रवाई करने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि काफी हीट थी वहाँ पे फायर पे, तो कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन दीवारें और छत से जो पानी टपक रहा था वो भी काफी गर्म पानी था, नीचे से भी, और काफी हीट थी। लेकिन धीरे धीरे अभी वो कूलिंग हो रहा है और अभी सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर्च की कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है। वैसे तो हमने तीनों फ्लोर पे सरफेस पे तो हमने सर्च कर लिया, लेकिन पूरी तरह से सेकंड फ्लोर पे एक साइड से सर्च की कार्रवाई काफी है। अभी तक सेकंड फ्लोर में हमें कुछ छोटे छोटे बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, 7 से 8 पीस छोटे छोटे। देखो इनके बारे में हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो पहले डेड बॉडी मिली थी वो किस कंडीशन में थी, इसके बारे में आपको जो सिविल प्रशासन और पुलिस के लोग बता सकते हैं। हो सकता है ऐसा, जिस हिसाब से हमें लगे लगभग मतलब 4 से 5 घंटा में पूरा सर्च का कार्रवाई हो जाएगा। ये दोस्त है, भाई पड़ोसी है, इसकी वाइफ है। वह मालिक के दूसरा जो मालिक नहीं होता था, वह खुद अपने आप वह काम संभालती थी। वहाँ का 8-9 साल से काम कर रही है। बातचीत हुई थी 5:30 बजे बात हुई थी। उन्होंने बताया, बोले जी आग लग रही है। अब बोले हम एक वो अलग से कमरा है कि उसके अंदर है, हम 12-13 आदमी। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। उसके 2 नंबर हैं, फोन 2 नंबर हैं, और अलग अलग 2 फोन हैं। दोनों फोन के नंबर वो घंटी बज रही है, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया। मेरी वाइफ मिसिंग सर, मोहिनी नाम है उनका जी। वो सेल्स मैनेजर थी मैम सर, 8 साल हो गए सर। मेरी हुई थी सर 4:10 बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। हम आग नहीं बाद में लगी थी, तो मैंने पूछा था कि कब तक आ जाएंगे, वो 6:30 तक आ जाऊंगी। उसके बाद मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया। अब बज रहा है, रिंग जा रही है, पर टिक नहीं हो रहा किसी से। अब ये कह रहे हैं कि जैसे लिखवा दो, नाम पता लिखवा दो। देश में कोरोना का उतार चढ़ाव अभी जारी है। बीते 24 घंटों में देश में 2858 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से देश में कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 4,31,19,112 पर पहुंच गई है। इनमें से 4,25,76,815 लोग कोरोना से उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। वहीं देश भर में कोरोना के कारण 5,24,201 लोगों की मौत हुई है। इस समय देश में 18,096 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 11 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 3,355 लोगों को कोरोना मुक्त होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए हैं। नए दर्ज हुए मामलों में सर्वाधिक मामले दिल्ली में 899 हो, तो हरियाणा में 439, केरल में 419, महाराष्ट्र में 263, उत्तर प्रदेश में 175 मामले दर्ज हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने देश की जनता से कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।